आज हम अपने चैप्टर का पार्ट नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं। 16 मैंने आज आपके लिए भेज दिया है, तो चैप्टर आज आपका कंप्लीट भी हो जाएगा और इस चैप्टर के पूरे पार्ट आपके यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। तो आपको जब भी रिवीजन करना हो या कुछ देखना हो तो मैं यहाँ भी पढ़ा रही हूँ, यहाँ क्लास चल रही है, बट आपकी सुविधा के लिए मैं इस पर भी डाल रही हूँ। जिसको देखना है वो तो देखेगा और नहीं देखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे भी तैयार कर रहे हो, लेकिन मैंने पूरा चैप्टर इसके ऊपर डाल दिया है जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हम जब भी रिवीजन करेंगे अब दोबारा तो यहाँ कुछ कराया नहीं जाएगा, जितना भी कराया है वो बस हो गया। अब बस आपको अपने आप ही रिवीजन करना है और एग्जाम की तैयारी करनी है। तो मेरा यहाँ तक का आपका जो 16 पार्ट था वो मेरा यहाँ तक मैंने किया था, नहीं मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। एक्चुअली इससे थोड़ा सा ज़्यादा किया था, लेकिन स्पेस मोबाइल का पूरा हो गया था, इस वजह से बीच में वीडियो कट हो गया। तो यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया 16 के अंदर। अब 17 में स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें कोशिश करूँगी पूरा हो जाए। अब देखिए, आगे देखिए। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। जिस समय सिक्किम स्वतंत्र था, यानी कहने का तात्पर्य है कि वह हमारे देश के अंदर, हमारे भारत के अंदर नहीं मिला था, उस समय वहाँ उद्योग भी इतना फला फूला नहीं था। हमारे भारत के साथ उसका मिलना हुआ और वहाँ उद्योग, यानी कैसा भी उद्योग हो, किसी प्रकार के, चाहे कुटीर उद्योग है, चाहे बड़े रूप के उद्योग है, कैसे भी उद्योग है, वो सभी फलित हो गए थे, वहां फलने फूलने लग गए थे हमारे देश के साथ मिलने। और इस बात से मतलब बहुत ज्यादा खुशी है सिक्किम को कि मैं भारत के साथ मिल गया हूँ। नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबोहवा यानी वातावरण, भारतीय आबोहवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कि कभी सिक्किम भारत में नहीं था। आज सिक्किम को आप देखेंगे तो वह भारत की आबोहवा में, यानी इस वातावरण के अंदर इस कदर घुल मिल गया है कि आपको एक क्षण के लिए भी ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि सिक्किम जो रजवाड़ा था वो कभी भारत से अलग भी था क्या, कि भारत से विच्छिन्न भी था क्या। आज वो बिल्कुल घुल मिल करके वहाँ के लोग यहाँ और यहाँ के लोग वहाँ आराम से आ जा सकते हैं और वहाँ उद्योग भी बहुत ही अच्छे से फल फूल रहे हैं। अब आगे देखिए। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। जीप में हम बैठने के लिए हुए कि एक पहाड़ी जो कुत्ता था उसने हमारा रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में भौंकते हैं। इन कुत्तों का काम क्या है कि ये यूं मतलब हर रोज नहीं भौंकते, इनका भौंकने का समय होता है जब चांदनी रात होती है, उस समय ये भौंकते। थोड़ा ये टॉपिक जो है थोड़ा टिपिकल है और इतना ज़्यादा आएगा भी नहीं, लेकिन बट मैं समझा दे रही हूँ आपको, जिससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। क्या एकदम से मैडम को देखिए, इसमें एक टॉपिक और बड़ा है आपके, वो मेरे ख्याल से जो अभी ये जवान जो खत्म हुए थे उनके ऊपर पढ़ा है मेरी बुक के अंदर नहीं है, तो आप लोग अपनी बुक से देख के जाइएगा उससे कि उस टॉपिक के अंदर क्या है, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मैं भी उसे बता दूंगी यहाँ पर आपको, जब भी आप आओ पूछ लेना मुझसे। छोटा सा टॉपिक है, पढ़ लीजिएगा एक बार। क्या एकदम से मैडम ने पूछा। विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। जैसे उसने मेरे से, जिन अल्फाजों से उसने मेरे से ये बात कही, मैं आश्चर्यचकित होकर उसको सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? खैर छोड़िए इन बातों को। देखिए, कामनाओं का ज्वार भाटा जगना यानी इच्छाएं उमड़ना इंसान के अंदर। सीधा सा बात है, मैंने आपको बताया है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, भोग, तो काम की जो भावना होती है, जो इच्छा की जो भावना होती है, वो चांदनी रात को देख करके इन कुत्तों के अंदर उमड़ती है और ये चांदनी रात के अंदर भौंकते हैं। आगे देखिए, मैंने स्पष्ट कर दिया है, अब आप समझ लीजिएगा। लौटती यात्रा में
जीत में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारियां देता रहा। रकम रकम जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि रकम रकम यानी तरह तरह की जानकारियां देता रहा। मैडम यहाँ एक पत्थर है, मैडम यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। फुटप्रिंट होते हैं पैरों के चिन्ह, यानी एक ऐसी शिला, एक ऐसा पत्थर रखा हुआ है कि जिस पर गुरु नानक देव के पैरों के चिन्ह अंकित हैं। उनके आपके फुटप्रिंट अंकित नजर आएंगे आपको। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। गुरु नानक जी जिसमें चावल की थाली लेकर के यहाँ से चले थे, तो चावल यहाँ से उनकी थाली में छिटक करके, यानी अपन कहते हैं ना यूं इस तरह से जो फटकारते हैं चावल, उसी तरह से इनकी थाली से चावल छिटक करके यहाँ पर थोड़े से चावल गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहां चावल की खेती होती है, यानी वहां पर उस समय से लेके अभी तक यहाँ लगातार धान की खेती होती है, यानी फलित फूलित हो गई वो जगह, खूब फल फूलने लग गई। आगे देखिए, करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम इसे खेदुम कहते हैं, मतलब इस तरह से इशारा किया और इशारा करके कहा कि मैडम ये जो जगह है ना इसे खेदुम कहते हैं। आप रेखांकित कर लीजिएगा, इस जगह को खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। ये जो एरिया है पूरा, ये पूरा 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है, मतलब ऐसी मान्यता बन गई लोगों की कि यहाँ ये खेदुम जो स्थान है यहाँ पर देवी और देवताओं का निवास है, और ऐसी मान्यता थी देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। देखिए प्राचीन जगह है, इन जगहों पर क्या होता है कि एक मन में धारणा बन जाती है। धारणा ऐसी बन जाती है कि ये जगह यहाँ पर जिस तरह से मतलब बहुत समय से प्रचारित प्रसारित है, और यहाँ ऐसा कार्य हुआ था, और यहाँ मानो किसी किस्म में कुछ हो गया हो ऐसा, तो जैसे उसने ज्यादा उत्पात मचाया हो और उसकी उसी समय जैसे भी हुई हो, मृत्यु हो गई हो, तो उस समय से उस चीज का वहां कोप होने लग गया कि यदि यहाँ पर गंदगी फैलाओगे तो यहाँ इंसान की मृत्यु हो जाएगी, और लोग उसे फिर उस चीज से भयभीत होने लग जाते हैं। यदि कभी ऐसा हो जाता है ना तो वो धारणा बन जाती है, और फिर सालों साल लोग बाग उससे भयभीत होने लग जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पर बोला है कि अगर यहाँ गंदगी फैलाई तो वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? मैडम ने पूछा। उसने जीभ निकालते हुए कहा कि अपनी जीभ पूरी निकाल ली, नेपालियों की आदत होती है, जीभ पूरी निकाली और कहा नहीं मैडम नहीं, हम यहाँ गंदगी नहीं फैलाते। पहाड़, नदी, झरने, हम तो इनकी पूजा करते हैं, ये हमारे लिए पूजनीय हैं, प्रकृति की अनमोल धरोहर है, जैसा मैं आपको पहले बता चुकी, इसीलिए हम इन्हें पूजते हैं और इनकी पूजा करते हैं। क्या पहाड़ों की पूजा करते हो? एकदम से मैडम ने कहा। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मैडम युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ, ये आप रेखांकित कर लीजिएगा कि भारतीय आर्मी के जवान थे शेखर दत्ता, जिनके मस्तिष्क में आया था, और उन्हीं वही करता धरता है इन सारी चीजों को करने, मतलब इस चीज को प्रचार प्रसार में लाने वाले। तो उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए अभी भी रास्ते यहाँ पर लगातार बन रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि सालों साल, कोई 1 साल या 2 साल ये काम नहीं हुआ, लगातार सालों साल ये कार्य होते ही जा रहे हैं। इन चीजों में कोई भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। तो भारतीय आर्मी के जो जवान थे शेखर दत्ता, उन शेखर दत्ता के जरिए ही इस कार्य को प्रचार प्रसार में लाया गया था।
आज भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की किसी असमाप्त खोज का नाम है सौंदर्य। यानी कहने का तात्पर्य है कि लगातार मनुष्य जो मतलब खोज करे चला जा रहा है, लगातार जो मतलब नई नई जगहों को वो देखता चला जा रहा है, इस खोज की कभी समाप्ति ही नहीं होगी। और इसी खोज का नाम है एक सौंदर्य। क्योंकि आप प्रकृति का जितना भी भ्रमण करोगे, इसे जहां जहां तक देखोगे, वहां वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ सुंदरता ही नजर आएगी। खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन कहती हूँ मैं, और ऐसे ही मैं अपने मन ही मन में सोच रही थी और जीप आगे बढ़ने लगती है। जितेन जो था वो जीप को आगे बढ़ाने लगता है। तो इस तरह से हमारा जो ये टॉपिक है आज यहाँ कंप्लीट हो गया। इसका आपका 17 जो पार्ट था वो भी मैं आपके कल भेज दूंगी। और इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप छोटे छोटे जो टॉपिक बचे हैं आपके एक दिन के जैसे 2 दिन के होंगे, वो पद परिचय और आपका वाच्य, ये दोनों मैं आपको करवा दूंगी। और इस तरह से आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है। तीनों बुक्स आपकी गद्य भाग भी, पद्य भाग भी, वक्रतिका भी आपके सब कंप्लीट हो गया। ग्रामर में छोटे छोटे जो टॉपिक बचे हैं वो भी आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आप